नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक योर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी। आप सब जानते हैं कि सीटेट, एचटेट, एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, इन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी जैसी पेडागोजिकल थ्योरीज, तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पिछले हमने 3 वीडियोस हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले जो है वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो सीरीज़ 4 टेस्ट सीरीज़ 4 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो है क्वेश्चन 1 स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण किनका प्रभाव है? दोनों का संयुक्त प्रभाव है, केवल आनुवांशिकता है, केवल पर्यावरण है या कोई प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा दोनों का संयुक्त प्रभाव। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है इसका। यस, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। दोनों का संयुक्त प्रभाव यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण का हमारे दोनों का प्रभाव पड़ता है, जो है एक बच्चे के जो शरीर पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? जैविक व पर्यावरणीय विविधता है, सिर्फ जन्म तिथि है, सिर्फ कक्षा है या सिर्फ भोजन है? देखिए, केवल, सिर्फ और ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको हमने अपने इससे हटा देना है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जैविक व पर्यावरणीय विविधता। हमारे क्वेश्चन पेपर में भी अगर इस टाइप से सिर्फ या केवल वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो ये हमारा नेगेटिव में माना जाता है। तो जैविक व पर्यावरणीय विविधता इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, माता पिता का पालन पोषण शैली सबसे प्रभावी किसमें है? ऑथोरिटेरियन या ऑथोरिटेटिव या उपेक्षात्मक या प्रिमिसिव? तो यानी सत्तावादी या लोकतांत्रिक, उपेक्षात्मक या फिर अनुमेय? तो हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 का 2 जो है राइट क्लिक आ जाएगा लोकतांत्रिक। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समायोजन समस्याओं के लिए उपयुक्त सेवा क्या है? व्यावसायिक मार्गदर्शन है, समस्या मूलक मार्गदर्शन है या परामर्श है या चिकित्सा शल्य है या दंड है? तो क्वेश्चन 4 का हमारे पास राइट आंसर 2 आ जाएगा, समस्या मूलक मार्गदर्शन और परामर्श। तो राइट आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 5th क्या कहता है? आईईपी में लक्ष्य होने चाहिए। आईईपी में क्या लक्ष्य होना चाहिए? अस्पष्ट व दीर्घ होना चाहिए, स्मार्ट यानी विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, यथार्थ या समयबद्ध, या केवल दीर्घ और केवल अल्प? तो इसका राइट आंसर 5th का हमारे पास 2 आ जाएगा, स्मार्ट यानी विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, यथार्थ या समयबद्ध। तो राइट आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आईईपी में लक्ष्य होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में धीमे सीखने वाले बच्चे कैसे होते हैं? जो है कक्षा में धीमी सीखने वाले बच्चों हेतु क्या है? गति समान रखनी चाहिए। जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को गति समान रखनी चाहिए, आंतरिक शिक्षण व अतिरिक्त समय देना चाहिए,
दंड देना चाहिए या फिर उपेक्षा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अंतरित शिक्षण व अतिरिक्त समय, यानी बच्चे को अतिरिक्त समय देना चाहिए और अंतरित शिक्षण देना चाहिए कक्षा में धीमी सीखने वाले बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। संवेदी एकीकरण यानी सेंसरी इंटीग्रेशन किसके लिए सहायक है? श्रवण व दृष्टि निष्क्रिय करना, विभिन्न संवेदनाओं को समन्वित कर सीखना, केवल दंड और केवल पढ़ना। देखिए केवल जो वर्ड जहाँ आ जाए वो नेगेटिव है, तो इसलिए केवल दंड और केवल पढ़ना तो हमारे कट ही जाएंगे। और निष्क्रिय तो एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं, पैसिव में नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, विभिन्न संवेदनाओं को समन्वित कर सीखना। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्या कहते हैं, 8 पे चलते हैं। तैयारी, अनुभव, परिप्रेक्ष्य, क्रम किसका गुण है? तैयारी, अनुभव, परिप्रेक्ष्य, क्रम किसका गुण है? प्रभावी पाठ योजना है, दंड व्यवस्था है, रिपोर्ट कार्ड है या समय सारणी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा जो है प्रभावी पाठ योजना है। तो इसका राइट आंसर है प्रभावी पाठ योजना। तैयारी, अनुभव, पर्यवेक्षण, परिप्रेक्ष्य, क्रम जो है प्रभावी पाठ योजना के। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हमारे पास क्या है, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे है। आत्म मूल्यांकन जो है सेल्फ असेसमेंट से क्या अभिप्राय है? जिम्मेदारी व आत्मनियमन बढ़ता है या फिर समय व्यर्थ है, केवल अंक बढ़ते हैं या कक्षा बाधित होती है? तो 9 का जो हमारे पास आत्म मूल्यांकन से जिम्मेदारी व आत्मनियमन बढ़ता है। आत्म मूल्यांकन से यानी सेल्फ असेसमेंट से जिम्मेदारी बढ़ेगी बच्चे में और आत्मनियमन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा, जिम्मेदारी व आत्मनियमन बढ़ता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा पास करना, समग्र व्यक्तित्व विकास, केवल नौकरी और केवल अंक। देखिए केवल नौकरी और केवल अंक ये नेगेटिव में आ जाएगा। ये शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है और केवल अंक प्राप्त करना नहीं है, और परीक्षा में पास करना ये भी शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य हमारे पास आ जाएगा समग्र, यानी होल जो है डेवलपमेंट करना है बच्चे का, होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, समग्र व्यक्तित्व विकास करना है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा समग्र व्यक्तित्व विकास आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बाल विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे का आकार और अंगों की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे का आकार और अंगों की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, डेवलपमेंट यानी विकास, वृद्धि यानी जो हमारे पास वृद्धि आ जाएगा, या फिर लर्निंग आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर इसका जो है 11 का हमारे पास राइट आंसर 3 आ जाएगा, वृद्धि। बाल विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे का आकार और अंगों की वृद्धि होती है वो वृद्धि होती है, जिसकी बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ उसके अंगों की वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो वृद्धि इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास राइट आंसर वृद्धि आ जाएगा, जिसमें बच्चे के अंगों की वृद्धि होती है उसे वृद्धि ही कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। बच्चों का सर्वांगीण विकास किससे संभव है? यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे का किससे संभव है? केवल पाठ्य पुस्तक से है, केवल परीक्षा से है, अनुभव और सहभागिता से है, या केवल अनुशासन से है? देखिए केवल जो आ जाएगा, मैंने आपको बोला है ये केवल वर्ड जहाँ आ जाए ये आपको इसको टिक नहीं करना, ये नेगेटिव में आ जाता है। तो केवल पाठ्य पुस्तक नहीं है, केवल परीक्षा नहीं है, केवल अनुशासन से नहीं है, अनुभव और सहभागिता से है। तो इसका राइट आंसर अनुभव और सहभागिता से है। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या है, यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। नज़दीकी विकास क्षेत्र यानी ZPD की संकल्पना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी है?
तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सभी जानते हैं, ये पियाजे ने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है, कोलबर्ग ने दी है या सिगमंड फ्राइड ने दी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ZPD की जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने दी है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। जो है नज़दीकी विकास क्षेत्र ZPD की संकल्पना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना वाइगोत्स्की ने दी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है? कोलबर्ग सभी जानते हैं, कोलबर्ग ने जो है 3 स्टेजेस दी है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इसकी कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है? तो इसका पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा इसका राइट। यस, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, पूर्व परंपरागत। तो पूर्व पारंपरिक जो है इसकी कोलबर्ग की नैतिक विकास का पहला चरण है। तो इसके 3 चरण हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसके 3 स्टेजेस हैं। आगे इसमें भी इसने 2 सब स्टेजेस दी हुई हैं। तो इसके लिए कोलबर्ग का हमें पूरा चैप्टर आपको जल्दी ही करवाएंगे। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण है पूर्व पारंपरिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बच्चे का पहला विद्यालय किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का, बच्चे का पहला विद्यालय किसे माना गया है? विद्यालय को, घर को, समाज को या पुस्तकालय को? पहला विद्यालय जो है बच्चे का किसे माना गया है? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है, उसके माता पिता जो है उसको उसके शिक्षक होते हैं। तो बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का मनोसामाजिक संकट कौन सा है? एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का मनोसामाजिक संकट कौन सा है? स्वायत्तता बनाम संदेह, विश्वास वर्सेस अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उपलब्धि बनाम हीनता, सृजनशीलता बनाम ठहराव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस जो है इसकी फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। 0 to 2 ईयर्स की होती है, जिसमें बच्चे शैशवावस्था का मनोसामाजिक संकट ये विश्वास बनाम अविश्वास है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हमारे पास क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस। तो इसमें बच्चा क्या है, ट्रस्ट करता है दूसरे पेरेंट्स पर और उस पर अविश्वास भी होता है। तो इसलिए शैशवावस्था का मनोसामाजिक संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? अनुकरण से है, प्रयास और त्रुटि से है, शास्त्रीय अनुबंधन से है, प्रचालन से है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, शास्त्रीय अनुबंधन से है। तो इसका चेक करते हैं हमारे पास राइट आंसर। यस, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग है शास्त्रीय अनुबंधन, यानी क्लासिकल कंडीशन जो है पावलोव की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। मोंटेसरी पद्धति का मुख्य बल किस पर है? मोंटेसरी पद्धति का मुख्य बल किस पर है? रटने पर है, अनुशासन पर है, स्वयं अनुभव पर है या प्रतिस्पर्धा पर? देखिए, रटना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा ये तीनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। तो हम स्व अनुभव पर है। मोंटेसरी पद्धति किस पर बल देती है? स्वयं अनुभव पर है, यानी खुद पर ही जो अनुभव करना है, यही इसका मोंटेसरी पद्धति का मुख्य बल है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो स्व अनुभव पर मोंटेसरी पद्धति बल देती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, वह किसका मत है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है? पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, कोलबर्ग का है और स्किनर का है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, वाइगोत्स्की का। तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, जो वाइगोत्स्की ने 3 जो है CS और L, यानी C मतलब है वाइगोत्स्की ने सोशल, SS सोशल, और जो है उसने लैंग्वेज पर बल दिया है, समाज पर दिया है और थॉट्स पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने 3 पर दिया है। तो वाइगोत्स्की का है SCL, यानी सोशल और जो है कल्चर और लैंग्वेज, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। तो वाइगोत्स्की के
3 जो है इसके वो दिए हुए हैं, उसने 3 उसमें दिया हुआ है कि बच्चा जो है समाज पर, कल्चरल पर और लैंग्वेज पर, इन तीनों पर ही बच्चा जो है कार्य करता है। तो इसका जो है आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। व्यवहारवाद के जनक किसे माना गया है? पावलोव को, वॉटसन को, थॉर्नडाइक को या फिर स्किनर को? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा व्यवहारवाद वॉटसन है। देखिए पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर ये भी व्यवहारवादी है, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, बट वॉटसन जो है इसके जनक माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, बालक में रचनात्मकता विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? बालक में रचनात्मकता विकसित करने का श्रेष्ठ तरीका क्या है? कठोर अनुशासन है, स्वतंत्र वातावरण है, नकल कराना है, अधिक जो है गृह कार्य। देखिए कठोर अनुशासन जो है बच्चे की एक्टिव लर्निंग में बाधा डालता है, और नकल कराना ये भी गलत है, अधिक गृह कार्य ये भी बहुत गलत है। तो स्वतंत्र वातावरण है, बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए बालक में रचनात्मकता विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वतंत्र वातावरण। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? केवल अभ्यास पर है, पर्यावरण और अनुकरण पर है, केवल वंशानुकरण पर है, केवल शिक्षा पर है? देखिए केवल अभ्यास, केवल वंशानुक्रम और केवल शिक्षा, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। केवल वर्ड जहाँ आ जाए, मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव है। पर्यावरण और अनुकरण पर है। तो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया किस पर है? वो पर्यावरण द्वारा भाषा सीखता है, और अनुकरण यानी जो ऑब्जर्व करके दूसरों को, तो वो लैंग्वेज सीखता है। तो इसलिए छोटे बच्चे पर्यावरण और अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या है, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, पर्यावरण और अनुकरण पर। तो नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल से, अंधकार युग से, पाठ्यकाल से या कठिन काल से? तो बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, अंधकार युग या पाठ्यकाल या कठिन काल? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 23 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो स्वर्ण काल, बाल्यावस्था को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पर। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये थॉर्नडाइक से है, वॉटसन से है, सिगमंड फ्रायड से है या एरिक एरिक्सन से है? E.L. थॉर्नडाइक से है। इसका प्रयास और त्रुटि देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 24 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया है। तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो 24 का हमारे पास राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 25 पर। बेंड्यूरा, एल्बर्ट बेंड्यूरा के बोबो डॉल प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है? देखिए एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी की बात करता है, एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है उन्हें बोबो डॉल प्रयोग से क्या स्पष्ट किया है? जन्मजात व्यवहार है, सामाजिक अधिगम या अनुकरण है, केवल दंड का महत्व है या मस्तिष्क संरचना है? तो देखिए मैंने अभी बताया था कि सामाजिक अधिगम या अनुकरण ऑब्जर्वेशन लर्निंग करता है बच्चा, जैसे बड़े करेंगे वैसे वही चीज़ बच्चा उनकी नकल करता है। तो ये जो है बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 25 का हमारे पास राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चेक करते हैं हमारे पास राइट आंसर क्या है। यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। किस अवस्था में नैतिक विकास सबसे तीव्र होता है? किस अवस्था में नैतिक विकास सबसे तीव्र होता है? तो शैशव अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में होता है? तो इसका 26 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, किशोरावस्था में। देखिए शैशवावस्था में भी होता है, जो ऐसे तो
शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो सबसे तीव्र होता है, लेकिन नैतिक विकास की यहाँ बात हो रही है। ध्यान से सुनना, किस अवस्था में नैतिक विकास सबसे तीव्र होता है, तो किशोरावस्था में नैतिक विकास सबसे तीव्र होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। यस, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो नैतिक विकास जो है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में देखा जाता है, सबसे तीव्र होता है। तो राइट हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 27 पर चलते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो, मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया है इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड, क्वेश्चन है हमारा, इड, ईगो और सुपर ईगो किसने प्रतिपादित किया है? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? देखिए, एरिक्सन ने तो जो स्टेजेस दूसरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। सिगमंड फ्रायड ने जो है इड, ईगो, सुपर ईगो, और पियाजे ने आपको पता ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी है। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास सिगमंड फ्रायड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इड, ईगो, सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो 28 पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बाल शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार दिलाना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, धन कमाना या केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना? देखिए, रोजगार दिलाना, अगर रोजगार दिला भी दिया तो उसमें इतना दिमाग ना हो बच्चे में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। धन कमाना सीख लिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना ये भी नहीं है। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाना है बच्चे का। तो इसलिए बाल शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो राइट हम देखते हैं क्या आंसर है हमारा। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो 29 पर चलते हैं। हमारा 29 आंसर आज क्वेश्चन आ जाएगा, संवेदीगामी अवस्था किसकी अवधारणा है? संवेदीगामी अवस्था, देखिए हमारे पास संवेदीगामी जो अवस्था है किसने दी है? पियाजे ने दी है, स्किनर ने दी है, कोलबर्ग ने दी है या एरिक्सन ने दी है? तो 29 का राइट आंसर हमारे पास पियाजे आ जाएगा। देखिए, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। फर्स्ट है संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ आ जाएगा औपचारिक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये देखिए पियाजे ने 4 स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये पियाजे है संवेदीगामक, इसकी पहली स्टेज आएगी। संवेदीगामक अवस्था जो है पियाजे द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हम 30 पे चलते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं और या परिपक्वता कहते हैं? देखिए, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा जो ये सीरीज़ पसंद आ रही है, हमारी टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज़ इसमें प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।